हाँ हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, आज अपन क्या बनाएंगे, कोलाइड सॉल्यूशन को कैसे कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, वो देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, कि तो कोलाइड का जो सॉल्यूशन बनाएगा वो किस टाइप का बनाएगा, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। ठीक है, अब देखो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। अब मैंने कोलाइड आपको दो तरह के बताया था, एक तो तेरा लायोफिलिक, एक तेरा लायोफोबिक। लायोफिलिक, ठीक है, अब तेरा दूसरा लायोफोबिक। ठीक है, दो तरीके के सॉल्यूशन की अपने कोलाइड की बात करी थी। एक तो तेरा द्रव स्नेही होता था, ठीक है जी, दूसरा तेरा क्या होता था, द्रव विरोधी। दूसरा कौन सा होता था तेरा, द्रव विरोधी। अब बात आती है सर द्रव स्नेही को कैसे बनाएंगे। पहली बात तो प्रिपरेशन करना कौन सा कोलाइड सॉल्यूशन। अब बात आती है गुरुजी कोलाइड सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक तो द्रव स्नेही, एक द्रव विरोधी। कौन से का प्रिपरेशन करेगा तू। अब देखो द्रव स्नेही में क्या होता था, द्रव स्नेही में दो चीज होते थे, एक तो तेरा डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स फेज, ठीक है, एक तेरा क्या होता था डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होता था, एक तो तेरा क्या होता था परिक्षिप्त परावस्था, एक तेरा परिक्षेपण माध्यम। मतलब गुरुजी द्रव स्नेही कोलाइड वह होता था जिसमें परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या हो, अट्रैक्शन फोर्सेज हो, दोनों के बीच में क्या हो, बंधुता हो, दोनों के बीच में क्या हो, बंधुता हो। मतलब सर लायोफिलिक वो होता था जिसमें डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या हो, एफिनिटी हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, एफिनिटी। अगर दोनों के बीच में एफिनिटी होती थी, ठीक है, दोनों के बीच में क्या, एफिनिटी, अगर दोनों के बीच में बंधुता हो तो उन दोनों का बनाने की कोई जरूरी ही नहीं है। मतलब द्रव स्नेही जो कोलाइड होता है सर, उनके बीच में तो पहले से ही क्या होती है, बंधुता होती है, दोनों के बीच में क्या होती है, बंधुता। मतलब ये एक तरह का तेरा सोल्यूट मतलब विलय होता था, ये तेरा विलायक होता था। ठीक है, तो विलय और विलायक के बीच में पहले से ही अट्रैक्शन फोर्सेज है, तो उनको तो तू घोलेगा ना, तो ही द्रव स्नेही बन जाएगा, तो ही तेरा द्रव स्नेही कोलाइड तो अपने आप बन जाएगा। कैसे, बाय सेकिंग। द्रव स्नेही जो कोलाइड है ना वो किससे बनाएंगे सर, आप सेक कर दो उसको, ठीक है, क्या कर दो, सेक कर दो, सेक करते ही द्रव स्नेही कोलाइड तो अपने आप बन जाएगा। प्रॉब्लम तो द्रव विरोधी लेके आता है, क्या, द्रव विरोधी। क्यों, क्योंकि इनके जो एक तो तेरा क्या परिक्षिप्त परावस्था, ठीक है, परिक्षिप्त परावस्था, ठीक है, एक तो तेरी परिक्षिप्त परावस्था जिसको क्या बोलेंगे डिस्पर्स फेज, एक तेरा परिक्षेपण माध्यम, क्या, परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों के बीच में क्या होता है, परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्सेज नहीं होता, मतलब कोई एफिनिटी नहीं होती, इसलिए इसको बनाने की जरूरत है अपन को। इसको तो ये तो अपने आप ही बन जाएगा। कैसे, गुरुजी कोई भी डिस्पर्स फेज लो, उसको डिस्पर्सन मीडियम में डाल दो, वो अपने आप ही उनके बीच में बंधुता हो जाती है, उनके बीच में एफिनिटी होती है, इसलिए तो वो अपने आप बन जाते हैं। बनाने के मेथड तो हम पढ़ेंगे किसके, द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने के मेथड। तो ध्यान रखियो, अपन जो भी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइड पढ़ेंगे उसमें अपन द्रव स्नेही कोलाइड नहीं बनाएंगे, उसमें केवल कौन सा कोलाइड बनाएंगे अपन, द्रव विरोधी। क्यों, क्योंकि सर द्रव स्नेही जो कोलाइड होता है उसमें एक तो डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्सन मीडिया, इन दोनों के बीच में क्या होती है, एफिनिटी होती है, इसलिए इसको तो बाय सेकिंग से अपने आप कोलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड के बीच में जो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त परावस्था होता है, इनके बीच में कोई बंधुता नहीं होती है, इसलिए इसको बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा अपन कोलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। उनमें जो पहला मेथड है तुम्हारा सिंपल से मेथड है, तुम्हें सिर्फ सुनना है। क्या करना है, सुनना। अब जो द्रव विरोधी कोलाइड है उनको दो तरीके से बना सकते हैं अपन, एक तो परिक्षेपण विधि द्वारा, कौन सा, परिक्षेपण विधि, एक तो परिक्षेपण विधि द्वारा बना सकते हैं, और दूसरा अपन संघनन विधि, ठीक है, संघनन विधि द्वारा। एक तो तू परिक्षेपण विधि द्वारा मतलब क्या, डिस्पर्सन मेथड द्वारा बना सकता है, और दूसरा किससे बना सकता है, तू उसको संघनन विधि द्वारा, कंडेंसेशन विधि द्वारा उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब पहली बात आती है परिक्षेपण विधि में क्या होता है, संघनन विधि में क्या होता है। जो डिस्पर्सन मेथड होता है इसमें डिस्पर्सन, परिक्षेपण मतलब तोड़ना, मतलब इसमें बड़े बड़े अणु होता है, क्या होते हैं, बड़े बड़े अणु, ठीक है, इन बड़े बड़े अणु या परमाणु को, ये बड़े बड़े अणु या परमाणु को तोड़कर किसमें बदलते हैं अपन, छोटे छोटे अणु या परमाणु में, किसमें रहे,
छोटे छोटे अणु या परमाणु, और जो छोटे छोटे अणु होते हैं इनका साइज किसके बराबर होता है, इनका जो आकार होता है वो किसके बराबर होता है, कोलोइड कणों के आकार के बराबर होता है। किसके लिए, कोलोइड कणों के आकार के बराबर होता है। मतलब बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बदल जाता है जिनका साइज किसके बराबर, कोलोइड। और कोलोइड कणों का जो साइज होता है ना वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 100 या 1000 नैनोमीटर के मध्य इनका साइज होता है। ठीक है, 100 भी कहीं बुकों में आपको 100 मिलेगा, कहीं में 1000 नैनोमीटर मिलेगा, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इनका जो साइज होता है वो इसके बराबर होता है। पहले बड़े बड़े अणु थे उनको तोड़ो और छोटे छोटे अणुओं में बदलना क्या कहलाता है, परिक्षेपण मेथड, तेरा जो डिस्पर्सन मेथड कहलाता है। उसके बाद में संघनन विधि, संघनन विधि द्वारा मतलब जोड़ना, एडिशन मेथड भी बोल सकते हैं इसको, जोड़ना। मतलब इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु, क्या गुरुजी छोटे छोटे अणु होते हैं। अब इनको क्या करेंगे, संघनन कराएंगे। क्या कराएंगे, संघनन। संघनन मतलब जोड़ना, एडिशन कराएंगे। तो इनको जोड़कर क्या बनाते हैं अपन, बड़े अणु। किस करें, बड़े अणु का निर्माण करते हैं। बड़े अणु कौन सा, कोलोइड अणु का निर्माण करते हैं। कौन से, कोलोइडी कणों का निर्माण करते हैं। जो कोलोइडी पार्टिकल्स होते हैं इनका जो साइज होता है ना वो कितना हो जाता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर के मध्य इनका साइज हो जाता है। अब बात आती है, देख जो परिक्षेपण विधि में तो क्या बड़े मोटे अणुओं को छोटे में बदलेंगे और संघनन विधि में छोटे अणुओं को मोटे में बदलेंगे। मतलब इनका साइज तो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे अणु होते हैं ये एक तरह का तेरा रियल सॉल्यूशन वाले अणु होते हैं। ठीक है, रियल सॉल्यूशन। और ये जो होते हैं ना ये तेरे निलंबन वाले होते हैं। कौन से रे, निलंबन वाले। ध्यान रखिए, इसे सस्पेंशन वाले होते हैं, ये चीज होती है इसमें। तो परिक्षेपण विधि और दूसरा संघनन विधि। अब एक एक के बारे में बात करेंगे। सर परिक्षेपण विधि में क्या आता है और संघनन विधि में क्या आते हैं वो देखो। सबसे पहले अपन परिक्षेपण विधि में सबसे पहला जो मेथड है परिक्षेपण विधि का वो कौन सा मेथड है आपका, यांत्रिक वितरण। यांत्रिक वितरण मतलब मैकेनिकल डिस्पर्सन। पहला है तेरा यांत्रिक वितरण। ठीक है, यांत्रिक वितरण मतलब मैकेनिकल डिस्पर्सन होता है। अब मैकेनिकल डिस्पर्सन में करना क्या होता है, इसमें एक कोलोइडी मील होती है। क्या होती है, कोलोइडी मील होती है। ठीक है, कोलोइडी मील होती है। अब कोलोइडी मील मतलब कोलोइडी चक्की होती है तेरी। अब कोलोइडी चक्की में होता क्या है, ऊपर से अपन को बीच में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 चक्कर होते हैं, बीच में 2 साइकिल होते हैं। ठीक है, ये जो 2 साइकिल है ना ये किसी स्टैंड से जुड़े रहते हैं। आई बात समझ में, ये दोनों जो साइकिल है, ये दोनों जो साइकिल है यहाँ से जो अपन पार्ट दे रखे हैं चक्की में, आपने पार्ट देखा होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। मतलब ये राइट साइड घूम रहा तो ये लेफ्ट साइड की तरफ घूमेगा। आई बात समझ में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। अब ऊपर से क्या डालेगा तू, ऊपर से क्या डालेगा मतलब पीसना है। इस चक्की में क्या करना अपन को, पीसना। तो ऊपर से तू निलंबन डालेगा। निलंबन क्यों, निलंबन कणों का आकार क्या होता है, कोलाइडी कणों के आकार से बड़ा होता है। अच्छा, रियल सॉल्यूशन के कण तो डालेंगे नहीं गुरुजी, उनका तो आकार पहले से ही बड़ा होता है, वो तो संघनन में पढ़ेंगे। अपन परिक्षेपण में पढ़ रहे हैं, परिक्षेपण में मोटे कणों को आकार को तोड़कर छोटे कणों के आकार में बदलेंगे। तो क्या करेंगे गुरुजी, निलंबन। निलंबन मतलब सस्पेंशन डालेंगे। ऊपर से सस्पेंशन डाला, वो क्या करेंगे, इन पार्ट के ऊपर बीच में आएगा और इनमें से पीसकर छोटा छोटा चूर्ण बन जाएगा। ठीक है, जिनका आकार किसके बराबर होगा, कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होगा। इसको यांत्रिक मेथड बोलते हैं। आई बात समझ में, मतलब कि इनको मैकेनिकल वितरण, मैकेनिकल डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। उसके बाद में तेरा विद्युत परिक्षेपण या बेंडिंग आर्क मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यांत्रिक वितरण कोई खास नहीं है, लेकिन तेरा जो दूसरा मेथड पढ़ेंगे अपन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत परिक्षेपण। विद्युत परिक्षेपण, ठीक है। और इसके नाम किस नाम से आता है, इस नाम से भी आ सकता है, दूसरे किस नाम से आएगा, तेरा ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा। ठीक है, ब्रेडिंग आर्क मेथड विधि, ब्रेडिंग आर्क मेथड या विधि द्वारा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी है। देख छोटा सा है, तेरे को खुद से भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें करना क्या होता है वो देख तू थोड़ा सा इसमें। हाँ, इसको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड या ब्रेडिंग आर्क मेथड। अब इसमें करना क्या है वो देख। अपन को 2 बीकर लेने हैं। क्या लेना है, 2 बीकर ले लिया अपन ने, ये 2 बीकर ले लिया। पहला बीकर तो मैंने रख दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इस बीकर में आइस के टुकड़े लगा दिए चारों तरफ। किसके टुकड़े लगा दिए, आइस के। मैंने इसमें आइस डाल दी। अब आइस डालने के बाद में देखो मैं क्या कर रहा हूं वो देखना इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब मैंने इसमें दूसरा छोटा बीकर फिट कर दिया। ठीक है, चारों तरफ मैंने क्या लगा दी, आइस लगा दी। क्या लगा दी रे, आइस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें वाटर भर दिया।
ठीक है, वाटर फिल किया मैंने इसमें, ठीक है। जैसे इसमें वाटर फिल किया, ठीक है, ये क्या है मेरा वाटर, और वाटर फॉर्मूला H2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लिया, जिस मेटल का मेरे को क्या बनाना है, कोलोइड सॉल्यूशन बनाना, उसी मेटल का मैंने क्या ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। एक को मैंने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरे को मैंने किससे जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल। मतलब बैटरी के एक को तो पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे को मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। ये दोनों मेरे क्या है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये दोनों मेरे क्या है, इलेक्ट्रोड। इसमें जैसे Au हुआ तेरा, Ag हुआ तेरा, Pt हुआ, ऐसे मेटल्स के इलेक्ट्रोड बनाना है, क्योंकि ऐसे मेटल्स का तुझे क्या बनाना है, कोलोइड सॉल्यूशन बनाना। अब देख क्या करना है, अब मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। जैसे मैंने चार्ज ऑन किया, पावर ऑन किया, तो क्या होगा सर, यहाँ पे आर्क जनरेट होगी, क्या, आर्क, ठीक है, आर्क जनरेट होगी। आर्क मतलब यहाँ पे क्या होगा, चिंगारियां उत्पन्न होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट टाइप का हो जाएगा। जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, चिंगारियां उत्पन्न होगी, और वो चिंगारियां कहाँ चली जाएगी, पानी में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, पानी में। और तुझे पता है जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत छोटी छोटी चिंगारियां उत्पन्न होती है, ठीक है। अब ये चिंगारियां क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट गर्म होती है। अब इसको मेरे को क्या करना है, ये पानी की वजह से क्या हो जाएगी, पानी में जाकर मिल जाएगी, और पानी के साथ ये अपना सॉल्यूशन बना लेगी, कोलोइड सॉल्यूशन। अच्छा गुरुजी आइस क्यों लिया, आइस इसलिए लिया क्योंकि पानी गर्म होता कोलोइड सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। अपने को क्या करना है, टेम्परेचर इतना ज्यादा भी नहीं करना। अपने शुरू में पढ़ा था कोलोइड सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, जब सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था तो टेम्परेचर की बात करी थी। तो वही चीज है कि टेम्परेचर को ठीक ठाक रखने के लिए अपन को किसका लेते हैं, आइस को, और ये कण इसमें घुल जाए, कोलोइड सॉल्यूशन बना दे, इसलिए इसको अच्छा मीडियम प्रोवाइड करवाता है मेरा आइस। बस यही मेथड है। ये किसके लिए उपयोगी है, Au Ag Pt के लिए इन ज्यादातर इसका यूज करते हैं, वेल्डिंग आर्क मेथड, ठीक है। तो ये सबसे इजी मेथड है प्लेटिनम वगैरह का, तो ये चीज आप कर सकते हो इसको आसानी से। देखो एक बार इसको, ठीक है, देख किया क्या रहा है, अरे किया क्या, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड या बेंडिंग आर्क मेथड। गुरुजी मैंने कुछ नहीं किया, पहला बीकर लिया, बीकर में आइस जमाई, उसके बाद में मैंने दूसरा बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, फिर मैंने गुरुजी जिस मेटल का मेरे को कोलोइड बनाना, उस मेटल का मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिया। इसके एक टर्मिनल को पॉजिटिव से, दूसरे को नेगेटिव से। नेगेटिव किससे, बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दी इसमें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो यहाँ पे क्या हुआ सर, आर्क जनरेट हुई, मतलब यहाँ पे चिंगारियां उत्पन्न हुई। चिंगारियों के फलस्वरूप क्या, छोटे छोटे मेटल्स के जो कण है ना, वो टूटकर पानी में जाने लगे, कोलोइड सॉल्यूशन का निर्माण करने लगे। ये बातें लिखनी होती है बेंडिंग आर्क मेथड या विद्युत परिक्षेपण मेथड में। कर लोगे रे, अरे कर लोगे। अब आती है तेरी जो संघनन विधियां है वो, ठीक है। संघनन विधियों में कैसे पढ़ते हैं अपन, ठीक है, मतलब पेप्टिडाइजेशन बोलते हैं इसको, संघनन मतलब पेप्टिडाइजेशन। अब जो पेप्टिडाइजेशन होती है ना, पेप्टिडाइजेशन वो देखते हैं उसमें कैसे हो करते हैं, ठीक है। अब देख, सिंपल सा मेथड है। दूसरा अपना संघनन मेथड, संघनन विधियां, ठीक है। ठीक है, संघनन विधियां मतलब गुरुजी जोड़ना, तोड़ना, कुछ भी करो, लेकिन करने उसको छोटे छोटे कणों को बड़े में बदलो, ठीक है। तो संघनन कैसे करते हैं, संघनन की जो पहली विधि है वो है तेरी रिडक्शन। कौन सी, रिडक्शन, रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मतलब अपचयन। रिडक्शन का शुरू में मैंने बताया था, हाइड्रोजन का तो क्या, एडिशन, हाइड्रोजन का तो क्या, एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है। तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट लो मतलब कमी, ठीक है, डिक्रीज होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसी तरह से दूसरा जो मेथड पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे रे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में क्या होता है गुरुजी, ऑक्सीजन का तो क्या, एडिशन, हाइड्रोजन का क्या, रिमूव होना, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट मतलब उसमें वृद्धि होनी चाहिए। बस ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, आप इस मेथड को इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है रिडक्शन। रिडक्शन की दोबारा सर कौन सी मेटल है जिनका अपन कोलोइड सॉल्यूशन बना सकते हैं, दोबारा सुन ले, अपन पढ़ रहे हैं कोलोइड सॉल्यूशन का बनाना। और कोलोइड सॉल्यूशन कौन सा, लाइफिलिक, ठीक, लाइफोबिक, लाइफोबिक मतलब द्रव विरोधी कोलोइड, द्रव विरोधी कोलोइड की संघनन विधि पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, पेप्टिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। उसमें तो पहला मेथड पढ़ रहे हैं वो रिडक्शन पढ़ेंगे, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस का तो सिंपल सा है। अब देखिए रिडक्शन का मतलब सर गुरुजी ऐसी कौन सी मेटल है जिनका अपन इसकी विधि द्वारा अध्ययन करते हैं रिडक्शन के द्वारा। तो रिडक्शन के द्वारा जो भी मेटल्स होती है कौन सी, AU AG और PT, AU AG और PT। अब देखिए तीनों की तीन क्या, पहली बात तो रिडक्शन से ही क्यों पढ़ा सर, ऑक्सीडेशन से क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि AU AG PT ये तीनों की तीनों क्या है, मेटल होती है, बहुत अच्छी मेटल होती है और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती है। ये मेटल्स होती है, मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट लो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर आके ऑक्सीडेशन स्टेट को गेन करती है। आई बात समझा। अब इसका रिडक्शन होगा कैसे, वो पढ़ ले सिंपल सा। हाँ देख, जैसे एक मेथड दे रखा है, अब इसमें रिडक्शन तो पढ़ रहे हैं अपन, इसका रिडक्शन किसके द्वारा करेंगे, रिडक्शन करेंगे अपन किसके द्वारा, एक तो SCHO फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा, दूसरा तेरा टैनिक एसिड के द्वारा, ठीक है, दूसरा किसके द्वारा, टैनिक अम्ल के द्वारा। इन दो के द्वारा अपन किसका, इसका रिडक्शन पढ़ेंगे। कैसे, जैसे मैं बात करूं इसका एग्जांपल, AgCl में अगर मैंने टैनिक एसिड मिला दिया, कौन सा, टैनिक अम्ल मिला दिया, क्या मिलाया है AgCl में टैनिक अम्ल, तो क्या बना तेरा Ag जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, Cl माइनस बाहर चला गया। अब देख इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुई, कमी आई, क्या आई रे, कमी आई, इसलिए ये क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल दे रखा तेरा PtCl2 वाला भी दे रखा है, उसको भी समझ सकता है। तो कैसे पढ़ेगा देख, एक तुम्हारी बुक में अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है, 2-3 एग्जांपल आपके आने बस खत्म इसका मामला, ठीक है। कौन सा, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है तेरा PtCl2 प्लस HCHO प्लस क्या मिला दिया, पानी, ठीक है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये किसमें चला गया तेरा PT जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका क्या बन गया, सोल, सोल मतलब कोलाइड विलियन बन गया, और साथ में क्या निकल गया तेरा एसिड, HCWH प्लस, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को तो जो मिल रहा है वो देख, PT की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गुरुजी +2, और यहाँ से आया यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 0, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, 0, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, सिंपल सा आगे है, ठीक है। इसी तरह अपन पढ़ेंगे दूसरा ऑक्सीडेशन, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। गुरुजी ऑक्सीडेशन की बातें बता दी मैंने आप लोगों को, ऑक्सीडेशन कैसे होता है वो चीज आप देखना ढंग से, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन स्टेट में वृद्धि। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जैसे 2H2S मतलब ऑक्सीडेशन किसका, नॉन मेटल्स का, किसका है, नॉन मेटल्स का मतलब अधातुओं का, रिडक्शन किसका, ओनली मेटल्स का, किसका है, मेटल्स का। अब सल्फर तेरी क्या है, अधातु है, ठीक है। अब SO2 गैस डाल दिए इसमें, अब देख क्या बन रहा है यहाँ का, यहाँ पे 3S, ठीक है, 3S का क्या बन गया तेरे पास, सोल बन गया, बाकी की जो चीजें हैं साइड प्रोडक्ट उसको निकाल दे, पानी बाहर निकल गया 2H2, ठीक है। अब इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे सल्फर बन रहा है तेरा, इस सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0, यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देख पहली चीज तो, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट की बाहर में ये देख ले, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना, यहाँ पे हाइड्रोजन था यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, सिंपल सा एग्जांपल है। उसके बाद में जो तेरा आता है उसके बाद में जो तेरा आएगा वो हाइड्रोलाइसिस, सॉरी एक मिनट है, हाँ डबल डिकम्पोजिशन, बहुत अच्छा है, उभय अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, उभय अपघटन बोलते हैं इसको। पहला संगमन विधियों में अपन ने पहला कौन सा पढ़ा, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, क्या पढ़ा, रिडक्शन, रिडक्शन में किसका, ओनली मेटल्स का रिडक्शन पढ़ा अपन ने, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन, किसका है, ऑक्सीडेशन किसका, नॉन मेटल्स का, किसका है, नॉन मेटल्स का। अब जो तीसरा पढ़ेंगे वो डबल डिकम्पोजिशन, क्या पढ़ेंगे, डबल डिकम्पोजिशन, क्या पढ़ेगा, डबल डिकम्पोजिशन मतलब उभय अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन मतलब 2 बार उसका डिकम्पोज होना, 2 बार टूटना, 2 बार कौन टूटेगा, क्या एक ही टूटेगा, नहीं भाई 2 अलग अलग चीजें टूटेगी, इसलिए इसको डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डबल डिकम्पोजिशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो देख तो क्या होता है, जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल दूं डबल डिकम्पोजिशन का, Hg है, Hg क्या है तेरी, मेटल है,
ठीक है। अब ये क्या करेगी, CN के साथ जुड़ी हुई पड़ेगी। ठीक है, दूसरा मैंने क्या ले लिया है, H2S। क्या ले लिया है, H2S। अब डबल डिकम्पोजिशन में एक तो मेटल होती है, एक क्या होती है तेरी नॉन मेटल। और बना क्या लेगा, एक सोल बना लेगा, HGS का सोल बना लेगा, और साथ में जो चीजें निकलेगी वो निकल जाएगी, उससे तेरे को कोई मतलब नहीं है। तो इसी चीज को डबल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि गुरुजी Hg भी टूट रही है और सल्फर भी टूट रही है, दो चीजें टूट रही है और दोनों मिलकर क्या बना रही है, सोल का फॉर्मेशन कर रही है, कोलॉइड का निर्माण कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरी चीज आएगी वो आएगी, चौथी चीज आएगी वो तेरी आएगी हाइड्रोलाइसिस। क्या आएगी, हाइड्रोलाइसिस। अब देख हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस में गुरुजी होता कुछ नहीं है, बस पानी का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। क्या कहलाएगा, पानी का जुड़ना क्या कहलाएगा, हाइड्रोलाइसिस। जैसे FeCl3 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, FeCl3, और मैंने क्या ले लिया, 3H2O ले लिया। क्या ले लिया, 3H2O। तो होगा क्या सर, FeOH का होल थ्राइड हो जाएगा, FeOH का होल थ्राइड प्लस 3HCl निकल जाएगा, खत्म। पहले क्लोराइड था यानी फेरस क्लोराइड था, पानी के साथ जुड़ा तो क्या बनाया, फेरस हाइड्रोक्साइड बना दिया, ये क्या बन गया तेरा, सोल बन गया। इसी चीज को क्या बोलेंगे अपन, कोलॉइड बनाना। किसके द्वारा, हाइड्रोलाइसिस मेथड के द्वारा। कर सकते हो ऐसे, अरे कर सकते हो भाई, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद में जो भी चीजें हैं वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तू कर सकता है बुक में भी देखकर और आदि के बेसिस, जैसे विलायक विनिमय विधि द्वारा। ठीक है, गंधक फास्फोरस आदि जो पदार्थ जल की अपेक्षा अल्कोहल में अधिक विलय होते हैं। ठीक है, कोई खास मेथड नहीं है, बस ये 4 मेथड आपको ध्यान में रखना है। कर सकते हो क्या, अरे कर लोगे, ठीक है। अब जो ये फॉर्मेशन मेथड पढ़ा अपन ने किसे का, कोलॉइड का। अब बात आती है सर कोलॉइड का फॉर्मेशन मेथड तो पढ़ लिया, उसके बाद में कोलॉइडी विधियों का शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड है अपना जो है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइड सॉल्यूशन है उसको मैं प्यूरिफिकेशन मतलब प्यूरिफाई कैसे करूंगा, देख रहे हैं, एक मिनट है। हाँ, टॉपिक क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड सॉल्यूशन है, उनको क्या करना, तेरे को प्यूरिफिकेशन करना, मतलब कोलॉइड विधियों का शुद्धिकरण। अब बात आती है गुरुजी कोलॉइड बनाया तो ऐसा क्या मिला दिया तूने, ऐसी कौन सी इम्प्योरिटीज मिला दी तूने जिसकी वजह से मुझे प्यूरिफाई करना पड़ रहा है उसको। ठीक है, जब कोलॉइड सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके साथ उसमें एक मोटी इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा मोटी से मोटी जो इम्प्योरिटीज आती है, ठीक है, इम्प्योरिटीज आती है। ठीक है, वो इम्प्योरिटीज किसकी आती है, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, जो इंप्योरिटीज आती है, मेनली इंप्योरिटीज आती है वो क्या आती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जो दूसरी इंप्योरिटीज आती है वो आती है सोल्यूबल इंप्योरिटीज। क्या आती है, सोल्यूबल इंप्योरिटीज। बस इन्हीं दो चीज को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, कोलॉइड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। अच्छा गुरुजी, आपने तो बताया था कि कोलॉइड सॉल्यूशन बनने के लिए थोड़ा बहुत उसमें इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रोलाइट है ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो ना तो ये सही है, लेकिन इसकी जो मोर क्वांटिटी आ जाए, मतलब ये अधिक मात्रा में आ जाए तो फिर गलत है ये। क्यों, अच्छा सर लेस क्वांटिटी में सही क्यों है, ज्यादा क्वांटिटी में गलत क्यों है। ठीक है, अगर इसकी क्वांटिटी 0 करते हैं, दोबारा समझ, अगर कोलॉइड सॉल्यूशन है मेरे पास, क्या है कोलॉइड सॉल्यूशन, अगर कोलॉइड सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो क्या होगा, जो तेरा कोलॉइड सॉल्यूशन है, ये कोलॉइड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तेरे रियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, रियल सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि कोलॉइडी कणों के मध्य कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा, एक सेम प्रकार के कण हो जाएंगे। लेकिन तो थोड़ा बहुत इसमें ये रखेंगे, तो इस इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे थोड़ा बहुत, तो ये कणों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, थोड़े थोड़े दूर मिलेंगे। पर देख, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा में क्या कर दूं, ज्यादा कर दूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ज्यादा कर दूं, तो क्या हो जाएगा गुरुजी, उसको स्कंदित कर देंगे, मतलब उसकी प्रिसिपिटेट बनाकर क्या डिस्पर्सन फेज को अलग कर देंगे, डिस्पर्सन मीडिया को अलग कर देंगे और डिस्पर्स फेज को अलग कर देंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होना भी हानिकारक है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 0 होना भी हानिकारक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी बहुत क्वांटिटी तो चलती है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी
क्वांटिटी नहीं चलती। इसी ज्यादा क्वांटिटी को कम करने के लिए अपन क्या मिलाते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालते हैं। इसी को प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड बोलते हैं। तो प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड की एक अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द प्रोसेस यूज फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू द रिक्वेसाइड्स मिनिमम इज नोन ए प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे इसको, कि विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा को कोलाइड विलयन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है, परंतु अधिक मात्रा होने पर कोलाइड विलयन अवक्षेपित हो जाता है, मतलब उसका प्रिसिपिटेट बन जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। अतः कोलाइड विलयन के शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्युत अपघट्य को दूर करना है। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखोगे कोलाइड विलयनों का शोधन की, कोलाइड विलयन में से विलय अशुद्धियां व विद्युत अपघट्य की अशुद्धि को हटाना आवश्यक है। कोलाइडीकरण विद्युत अपघट्य आयनों द्वारा स्कंदित हो जाते हैं, इसलिए इसका शोधन करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए इसका शोधन करने की मतलब इसको प्यूरिफाई करने के कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स की अपन बात करेंगे। कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा अपन कोलाइड सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं, जिसमें से जो तुम्हारा बुक में दे रखा है वो पहला मेथड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अपोहन। अरे ढंग से देख ले भाई इसको, पहला कौन सा है, अपोहन। अपोहन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपोहन को डायलिसिस, क्या बोलेंगे, डायलिसिस। ध्यान से देख ले अपोहन करते क्या है। पहली चीज तो गुरुजी हाँ, तो देख अपोहन द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब अपोहन मतलब डायलिसिस। अब डायलिसिस मेथड में करते क्या है, पहली चीज तो ये देख, ठीक है। जो डायलिसिस मेथड होता है उसमें अपन ने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, ठीक है। अब बीकर में क्या कर दिया गुरुजी, यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, इसमें इधर से पानी डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, इसमें पानी भर रहा हूँ इधर से, इसमें मैंने वाटर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, इधर से वाटर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वाटर वो इधर से क्या कर रहा हूँ, वापस इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्या निकाल रहा हूँ इधर से वापस है गुरुजी, सॉल्यूशन प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्यूशन बन गया, एक तरह का विलयन बन गया, ठीक है। अब इसमें लगाया क्या है वो देख, किसका क्या निकल रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख तो ढंग से इसको। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक थैली लेता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, एक थैली लिया, कौन सी, वही सर मैंने एनिमल मेम्ब्रेन्स लिए, ठीक है। एनिमल मेम्ब्रेन्स लिए, वो देख एनिमल मेम्ब्रेन्स को मैंने क्या किया, उसमें एनिमल्स मेम्ब्रेन ली और उसमें मैंने क्या डाल दिया, कोलाइड सॉल्यूशन डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया, इम्प्योर, ठीक है, ठीक है, इम्प्योर कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, इम्प्योर कोलाइड सॉल्यूशन। अब इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो किसकी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब मेरे बात को समझो, ये होती है कौन सी, एनिमल मेम्ब्रेन्स, मतलब जानतो झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, जानतो झिल्ली, ठीक है। जो एनिमल मेम्ब्रेन्स होती है इसकी क्या खासियत होती है, ये देख अपन ने शुरू में पढ़ा था कोलाइड सॉल्यूशन का, जब अपन ने 3 सॉल्यूशन में अपन ने जब इसमें कंपैरिजन पढ़ा था, क्या एक तो तेरा रियल सॉल्यूशन की बात करी थी मैंने, एक तेरा कोलाइड सॉल्यूशन की बात करी थी मैंने, ठीक है, और एक तेरा क्या पढ़ी थी मैंने, सस्पेंशन की बात करी थी, मतलब निलंबन की बात करी थी। और मैंने एक बात बताई कि आपको रियल सॉल्यूशन है ना, ये फिल्टर पेपर से भी और जानतो झिल्ली से भी, फिल्टर पेपर से भी और जानतो झिल्ली से, दोनों से पास हो जाते हैं। लेकिन कोलाइड फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं लेकिन जानतो झिल्ली से पास नहीं हो पाते। और मैंने पढ़ा था सस्पेंशन ना तो कोलाइड झिल्ली से, ना तो जानतो झिल्ली से, और ना ही किससे, फिल्टर पेपर से पास होते हैं, ये चीज पढ़ी थी। तो जो जानतो झिल्ली है, अब मैं तेरे को एक चीज और बता दूं कि जो अपना कोलाइड सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज होती है ना कोलाइड सॉल्यूशन में, वो किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनकी जो साइज होती है ना, ये किससे कम होती है, ये हमेशा कोलाइड पार्टिकल से कम होती है, ठीक है, कोलाइड साइज से। ध्यान रखियो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो पार्टिकल्स है उनकी साइज कोलाइड कण के जो पार्टिकल्स है, कोलाइड पार्टिकल्स है, उनकी साइज से छोटी होती है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना गुरुजी, वो क्या करते हैं, जानतो झिल्ली से पास हो जाते हैं। मतलब जो एनिमल मेम्ब्रेन्स होती है इससे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कौन बाहर निकल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो कोलाइड सॉल्यूशन जो अपनी एनिमल मेम्ब्रेन्स है उसमें क्या बच जाते हैं, केवल तेरा प्योर कोलाइड बच जाता है, ठीक है। जो प्योर कोलाइड का सोल रहेगा वो तो किसमें रह जाएगा, तेरी जानतो झिल्ली। जानतो झिल्ली मतलब क्या होती है तेरी, जानतो झिल्ली मतलब
एनिमल मेम्ब्रेन्स, एनिमल मेम्ब्रेन्स में तो क्या रह जाता है, प्योर कोलॉइड सोल, और बाहर क्या निकल जाता है तेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वो किसमें मिल जाता है, पानी में, और पानी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलकर क्या बनाता है, विलियन, जो किससे बाहर निकाल लेते हैं पढ़ना। आए बात समझ में? क्या होता है गुरुजी, जो जानते हो झिल्ली है, इससे केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स का जो साइज है वो कोलॉइड पार्टिकल्स के साइज की कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, इसलिए वो क्या होता है, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं, किससे, एनिमल मेम्ब्रेन से, और किसमें, पानी में आकर मिल जाते हैं, पानी में आकर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के रूप में। इसको बोलते हैं अपन अपोहन। क्या बोलेंगे? अपोहन। तो ध्यान रखना, इसी की तरह दूसरा आ जाता है यहाँ पे विद्युत अपोहन। क्या आ जाता है? विद्युत अपोहन, इलेक्ट्रिक डायलिसिस, इलेक्ट्रिक डायलिसिस, ठीक है। अब देख, इलेक्ट्रिक डायलिसिस में क्या करते हैं, सिंपल सा, इलेक्ट्रिक डायलिसिस में सारा का सारा मैटर सेम होता है, बस करना क्या होता है, अब मैंने कुछ नहीं किया गुरुजी, इधर तो लगा दिया मैंने पॉजिटिव टर्मिनल, क्या लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर मैंने क्या लगा दिया तेरा, एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इधर तो मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, इधर मैंने क्या लगा दिया, एक नेगेटिव टर्मिनल, और कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, और इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा तो ध्यान रखें, इस टर्मिनल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस टर्मिनल के ऊपर कौन सा, नेगेटिव। और मैंने तेरे को बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो भी तेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या रहे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो तेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो क्या क्या होता है, अब यहीं पढ़ ले, 11th में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। क्या होता है तेरा, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और क्या होता है साल्ट। साल्ट मतलब तेरा NaCl, जैसे Na+ और Cl-। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और नेगेटिव के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो Na+ तो भागेगा नेगेटिव की तरफ, और Cl- कहां भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि जो क्या होता है, विपरीत चार्ज, अपोजिट चार्ज होता है ना, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस थैली में से कौन सी, जानते हो थैली, जो जानते हो झिल्ली है, मतलब सेमी जो तेरी एनिमल मेम्ब्रेन्स होती है, इस मेम्ब्रेन्स में से क्या करेंगे, अब ये अट्रैक्शन फोर्सेस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव इसकी तरफ भागेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव हो तो पॉजिटिव इसकी तरफ भागेंगे। पहले तो अपनी मर्जी से बाहर निकल रहे थे, तो वो रिएक्शन क्या हो रही थी, धीरे हो रही थी, अपोहन क्या हो रहा था, स्लो हो रहा था। अब मैं चाहता हूं इस अपोहन को फास्ट करूं, मैं क्या चाहता हूं, इस अपोहन को फास्ट करूं, तो अपोहन को फास्ट करने के लिए मैंने क्या किया, विद्युत अपोहन कर दिया, जिससे क्या होता है, मेरी जो रिएक्शन होती है, मेरा जो अपोहन होता है, जो मेरा डायलिसिस होता है, वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो अपनी मर्जी से निकल रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे चार्ज जनरेट हो रहा है उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहा है, इसलिए प्रोसेस फास्ट होता है। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी है अपने लिए। क्यों? क्योंकि हमें तो हर रिएक्शन फास्ट से ही होती है, ठीक है, कोई काम हो वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इसलिए अपन इलेक्ट्रिक डायलिसिस करना पसंद करते हैं। ये दो मेथड है, इसमें इलेक्ट्रिक डायलिसिस है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्पेशल ध्यान रखोगे। आएगा समझ में? अरे बेटी कुछ है, ठीक है। उसके बाद में अपोहन के बाद में जो चीज आती है, तेरा विद्युत अपन पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद में अति सूक्ष्म निस्यंदन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते बट ठीक ठाक है, आपको इसको भी देखना है। जो तीसरा मेथड है, पहला तो विद्युत अपोहन, अपोहन गुरुजी मर्जी का मालिक है, विद्युत अपोहन खींचना पड़ता है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी लगा दी तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट की वजह से बाहर निकल जाएगा। अब प्योरिफिकेशन का जो तीसरा मेथड है वो कौन सा मेथड है, वो देख, अति सूक्ष्म निस्यंदन। देख हिंदी में देख पहले, अति सूक्ष्म निस्यंदन, ठीक है, अति सूक्ष्म निस्यंदन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। ध्यान दे, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होता है। देख निस्यंदन है तो निस्यंदक होगा कोई, अब निस्यंदक मतलब अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, निस्यंदक का मतलब होता है यहाँ पे तेरा होल से ले ले, किससे, होल या छिद्र से, अपन किसकी बात करें, छिद्र की, ठीक है। निस्यंदक क्या होता है तेरा, छिद्र। अब अति सूक्ष्म कैसे बनाए, क्या अति सूक्ष्म कैसे बनाए, उसको बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदक। जब कोलॉइड कण का निस्यंदक आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, अब जो निस्यंदक होता है ये होता क्या, पहले चीज देख ले, ये भी एक तरह की तेरी थैली होती है। क्या होती है, थैली होती है, ढंग से देख ले एक बार। और इस थैली में क्या होते हैं, होल होते हैं,
क्या होते हैं, होल होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। जब मैंने क्या किया, इसमें होल थे, अब मैंने क्या कर दिया, इसको खोलकर क्या डाल दिया इसमें इम्प्योर कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइड सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। सर देखा तो सारा का सारा सॉल्यूशन ही बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकल गया और तेरा क्या कोलाइड भी बाहर निकल गया। अब सर इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों निकल गया बाहर, क्योंकि सर जो निस्यंदक था, जो तेरा क्या माइक्रोफिल्ट्रेशन था, जो तेरा फिल्ट्रेशन था, इस फिल्ट्रेशन का जो होल है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा था, ये होल बहुत ज्यादा बड़ा था, मतलब ये जो होल था ना, ये लार्ज साइज का था, लार्ज साइज का था, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस कोलाइड बाहर निकल गया। अब मेरे को इसको अति सूक्ष्म करना, मतलब क्या करना, अल्ट्रा माइक्रो करना है। क्या, अल्ट्रा माइक्रो। अल्ट्रा माइक्रो का मतलब मैं गुरुजी इसमें कुछ ऐसा केमिकल डाल दूं ताकि इस होल का जो छिद्र है, ठीक है, ये सकरा हो जाए। सकरा मतलब बिल्कुल पास में छोटा सा होल बच जाए, ठीक है, इसी को बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदक। तो इसको सकरा करने के लिए या इस होल को कम करने के लिए मैं इसमें क्या मिला दूंगा, इसमें जिलेटिन। क्या मिला दूंगा, जिलेटिन। किसके साथ, इंप्योर कोलाइड सॉल्यूशन के साथ मैंने क्या मिला दिया, इसमें जिलेटिन। अब ये जिलेटिन जाकर क्या काम करेगा गुरुजी, ये जिलेटिन जाकर काम करेगा इस होल को सकरा करने का, इस होल को छोटा करने का, इस होल को बहुत स्मॉल करने का, ठीक है, इस होल को छोटा करने का काम करेगा। जैसे ही होल छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन तेरा कोलाइड सॉल्यूशन बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया, इंपोर्टेंट क्या चीज है गुरुजी, निस्यंदक था तो पहले निस्यंदक में मैंने क्या डाल दिया, इंप्योर कोलाइड, तो मुझे पता चला सारा का सारा बाहर निकल गया, कुछ रुका ही नहीं उसमें। अब मैं चाहता हूं इस जो होल है ना, इसको छोटा करूं, मतलब अति सूक्ष्म करूं। अति सूक्ष्म करने के लिए, अल्ट्रा माइक्रो करने के लिए मैंने इसमें क्या डाल दिया, जिलेटिन मिक्स कर दिया। जिलेटिन क्या करेगा, इसकी दीवारों के ऊपर चिपक जाएगा और इस होल को छोटा कर देगा। अब इस होल को छोटा करने से क्या होगा, छोटे पार्टिकल्स तो बाहर निकल जाएंगे, मोटे नहीं निकलेंगे। और तुझे पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो साइज होता है ना, वो कोलाइड पार्टिकल्स की तुलना में छोटा होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर निकल जाएगा और तेरा क्या जो कोलाइड सॉल्यूशन है ये अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से इसको अपन क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। कोई दिक्कत रहे, अरे छोटी सी बात है, कर सकता है इसको, ठीक है, बस यही चीज करनी है आपको इसमें। अब देखते हैं कोलाइड सॉल्यूशन के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। तीन ही चीज है, ज्यादा है ही नहीं, दोबारा समझ ले। एक तो अपवहन, एक विद्युत अपवहन, एक क्या पढ़ा, अति सूक्ष्म निस्यंदक। दोबारा समझ, ढंग से समझ। अपवहन में क्या किया गुरुजी, मैंने जानता हूं झिल्ली ली, जानता हूं झिल्ली में मैंने कोलाइड सॉल्यूशन, इंप्योर कोलाइड सॉल्यूशन डाला। इंप्योर कोलाइड सॉल्यूशन डालने के बाद में जो उसमें प्रेजेंट थी इंप्योरिटीज किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो तो गुरुजी तब जो मेरे एनिमल मेम्ब्रेन्स थे उससे बाहर निकल गई। क्यों, क्योंकि एनिमल्स मेम्ब्रेन से केवल आप रियल सॉल्यूशन को बाहर निकाल सकते हो, और रियल सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह होता है, तो वो तो बाहर निकल गया, लेकिन जो मेरा कोलाइड सॉल्यूशन था वो मेरे किस में रह गया, एनिमल मेम्ब्रेन्स में। दूसरा मैंने क्या किया, अब मैंने गुरुजी मेरे को पता चला ये तो धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं चाहता हूं इसको फास्ट करूं। फास्ट करते तरफ एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। तो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो नेगेटिव जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको इधर खींचेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसकी तरफ पॉजिटिव जाएगा। इस तरह से रिएक्शन फास्ट हो गई, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायलिसिस, ठीक है। उसके बाद में पढ़ना पड़ा क्या, माइक्रो, क्या पढ़ा अपन ने, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन, मैंने एक फिल्ट्रेशन लिया, पता चला उस फिल्ट्रेशन के जो होल थे ना वो लार्ज साइज के थे, तो उसमें से मैंने जो इंप्योर कोलाइड सॉल्यूशन डाला वो पूरा का पूरा बाहर निकल गया। अब मैं चाहता हूं जो होल थे इनको सकरा किया जाए, मतलब इनको छोटा किया जाए। इनको छोटा करने के लिए मैं क्या कर दिया, इसमें जिलेटिन के साथ मिक्स कर दिया। जिलेटिन के साथ मिक्स करते ही जो होल थे वो छोटे हो गए, और छोटे होने के बाद में क्या हुआ गुरुजी, उसमें से क्या निकल गया बाहर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर निकल रहा है, लेकिन मेरा क्या कोलाइड सॉल्यूशन ऊपर ही शेष रह गया। इस तरह से इसको अपन क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देख प्रॉपर्टीज, पहले प्रॉपर्टीज तो तुमने सामने पढ़ा था, हेटेरोलाइटिक लाइसिस, ठीक है, हेटेरोलाइसिस या हेटेरोजीनियस, ठीक है। अब जो हेटेरोजीनियस नेचर होता है किसका, कोलाइड सॉल्यूशन का, बिल्कुल 100% है गुरुजी। तो कोलाइड सॉल्यूशन में जो मेरा कोलाइड होता है ना, उसमें दो तरह की चीज होती है, एक तो डिस्पर्स, ठीक है, एक तो डिस्पर्स फेज, एक क्या होता है मेरा डिस्पर्सन मीडियम।
अब देख, जो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडिया होता है, इन दोनों के जो पार्टिकल्स का साइज होता है ना, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या, डिफरेंट, तभी तो कोलाइड बनेगा, तभी तो क्या बनेगा, कोलाइड बनेगा। अगर दोनों का साइज सेम हो गया तो क्या बन जाएगा, रियल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होता है, कोलाइड सॉल्यूशन मेरा हेटेरोजीनियस नेचर का होता है, मतलब विषमांगी प्रकृति का होता है, अर्थात इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के आकार में भिन्नता पाई जाती है। तो जो पहला नेचर है इसका, वो कौन सा है तेरा, हेटेरोजीनियस है, मतलब विषमांगी है, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। दूसरा देख, ढंग की बात है, दूसरा कौन सा है इसका, अस्थिरता। अस्थिरता मतलब क्या होता है, अनस्टेबिलिटी, मतलब अस्थिरता, अस्थिरता मतलब अनस्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब जो कोलाइड के कण होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। स्टेबल हो गया तो रियल सॉल्यूशन बना देगा, अरे स्टेबल ही हो गया ना, तो क्या बन जाएगा, रियल सॉल्यूशन। तो ये क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, द्रव सनी तो तेरे स्थिर होते हैं, मतलब घुल गया, क्योंकि प्रावस्था कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये कण गुरुत्व बलों के कारण निलंबन हो जाते हैं। जैसे छाछ को देखा तूने, छाछ को थोड़ी देर रख दे 2-3 घंटे के लिए, तो छाछ क्या, पानी अलग हो जाएगा, छाछ नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है तेरा, द्रव विरोधी कोलाइड है, लेकिन सॉरी द्रव सनी कोलाइड है, उसको वापस से मत दे, द्रव विरोधी हो चाहे द्रव से नहीं हो, दोनों में किसका गुण पाया जाता है, अस्थिरता का गुण पाया जाता है। द्रव सनी में थोड़ा सा स्थिरता का गुण पाया जाता है, द्रव विरोधी में अस्थिरता का गुण पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में देख सतही क्षेत्रफल, तीसरा सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। देख, द्रव विरोधी होता है, द्रव से नहीं कोलाइड हो, उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बात आती है गुरुजी ज्यादा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अपन क्या करते हैं, याद कर, अपन ने जब क्या पढ़ा था, सरफेस केमिस्ट्री में बात करी थी, तो अपन एडजॉर्प्शन फिनोमेना की बात करते हैं। एडजॉर्प्शन कब बढ़ता है, जब उसका सरफेस एरिया बढ़े, और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए तूने क्या किया था, मोटे पार्टिकल्स को तोड़कर छोटे पार्टिकल्स में बदला, जिसकी वजह से खूब सारे पार्टिकल्स हो गए, उनका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, जो तेरा कोलाइड सॉल्यूशन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसी की वजह से इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या करते हैं, जो तेरा कोलाइड होता है वो बिहेवियर करते हैं किसकी तरह, एडजोर्बेट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह है, एडजोर्बेट, मतलब अधिशोषक की तरह काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। उसके बाद में रंग, कलर, जो चौथी प्रॉपर्टीज होती है, इसका कलर की बात करते हैं, मतलब रंग, ठीक है। अब एक बात समझे, बचपन से तो पढ़ता है ना कि दुनिया में कोई रंग नहीं होता, केवल क्या होता है, प्रकाश का खेल है, लाइट का खेल है। भाई लाइट जिस कलर का लैम्डा उत्सर्जित करेगी, जिस कलर का लैम्डा स्कैटरिंग करेगी, जिस कलर का लैम्डा परिकिरणित करेगी, वो अपन को वैसा ही दिखाई देगा। तो कोलाइड का भी कोई खास रंग नहीं होता, ये जिस कलर का लैम्डा स्कर्ट करती है, उसी कलर का लैम्डा, जिस कलर का लैम्डा बाहर निकालेगी, परिकिरणित करेगी, वही कलर अपन को दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसमें एडजॉर्प्शन पाया जाता है। एडजॉर्प्शन मतलब प्रकाश को अधिशोषित करने की क्षमता पाई जाती है, और फिर वापस से लाइट निकालेगी, इसलिए उसमें कलर दिखाई देगा, ठीक है। छोटी सी बात है ये। उसके बाद में जो इसकी प्रॉपर्टीज आती है, वो आती है पांचवी, ठीक है, इसकी ब्राउनी मोशन, ठीक है, ब्राउनी गति, ठीक है। ब्राउनी मोशन का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है सर, जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति, जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्राउनी मोशन। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल दो आप लोगों को, ठीक है, कि जैसे अपन जो घर होता है, घर में जैसे एक छोटा सा होल होता है, होल से अगर जब प्रकाश आता है, सुबह सुबह कभी देखा होगा आप लोगों ने, तो उस होल में जो प्रकाश की लाइट आती है, उस लाइट में क्या होता है, जो कण होते हैं वो अपन को जिगजैग मोशन में मोशन करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। जिगजैग रूप में अपन को क्या दिखाई देते हैं, मोशन करते हुए दिखाई देते हैं, उसी को अपन जिगजैग मोशन बोलते हैं। तो कोलाइड के जो कोलाइड के कण होते हैं, ये भी सॉल्यूशन में जिगजैग मोशन करते हैं, मतलब कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कोई इनका खास डायरेक्शन नहीं होती। मान ले एक कण यहाँ था, ये शुरू में गया इधर, ठीक है, इधर गया, उसके बाद में चला गया इधर, ठीक है, उसके बाद में वापस इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, उसके बाद में सीधा चला गया, ठीक है, उसके बाद में कहीं यहाँ आया, उसके बाद में यहाँ चला गया, उसके बाद में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है, उसके बाद में ऐसे, ठीक है, यहाँ आ गया लास्ट में, ठीक है। इस तरह से एक कण जहां से स्टार्ट हुआ उधर ही वापस आ गया, लेकिन देख जिगजैग मोशन में मोशन करता हुआ है, जिगजैग रूप से क्या करता हुआ है, मोशन करता हुआ है। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, ब्राउनी मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति, जिगजैग मोशन इज कॉल्ड ब्राउनी मोशन, ठीक है। एक कोलाइड सॉल्यूशन है, अपने सॉल्यूशन में किस तरह की गति करता है, जिगजैग मोशन, उसी को क्या बोलेंगे अपन, ब्राउनी गति। सिंपल सी है, डेफिनेशन पूछता है ब्राउनी गति क्या होती है, जिगजैग गति, ठीक है। ये डायग्राम बनाना होता है, कर लोगे यहां तक, अरे कर लोगे,
हाँ, इसी जिगजैग मोशन के बारे में अपन बात करते हैं। जो तीसरा तेरा आता है, सॉरी छठी इसकी जो प्रॉपर्टीज आती है वो आता है टिल्डन इफेक्ट। क्या आता है तेरा? टिल्डन इफेक्ट। ध्यान रखना, छठा जो पॉइंट आएगा वो टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। ठीक है, देख ले एक बार टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं जिसको। हाँ, जो टिंडल इफेक्ट होता है, कौन सा? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, इंग्लिश में भी इसको टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जो टिंडल प्रभाव होता है कुछ नहीं होता। दोबारा आ जाओ वापस उसी लाइट के पास। कौन सी लाइट? गुरुजी जो मेरे रूम में आ रही थी। कहां से? एक छोटे से होल। कहां से होल था भाई? खिड़की से। जब खिड़की से एक होल था, उस वो लाइट जब कमरे को बंद करते हैं तो प्रकाश की लाइट आती दिखाई देती है अपन को। उसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, तो वो तो ब्राउन ही गति। लेकिन जब पार्टिकल्स तेरे को चमकते हुए दिखाई देते हैं, जब पार्टिकल्स कैसे तेरे को चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी को क्या बोलेंगे अपन? टिल्डन इफेक्ट है। क्या बोलेंगे रे? टिल्डन इफेक्ट। तो तेरे कोलाइडी कण भी कौन सा प्रभाव दिखाते हैं? टिल्डन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश के कणों के आकार से छोटा होता है। क्या होता है? प्रकाश का जो कण है, अरे देख रहे, पहली बात तो गुरुजी ये देख, सीधी देख, ये मेरा रूम था। ठीक है, यहाँ पे मेरा होल था, तो इधर से क्या आ रहा है? मेरा प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? लाइट आ रही है। ठीक है, लाइट आकर यहाँ पे गिर रही है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे ना वो मेरे को चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या? चमकते हुए, मतलब ये शाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स थे ना ये चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये चमक क्यों रहे हैं? ये चमक इसीलिए रहे हैं कि जो ये पार्टिकल्स है, ठीक है, जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स का जो साइज है ना, इन पार्टिकल्स का जो साइज है ना वो प्रकाश मतलब लाइट है। ठीक है, जो लाइट के पार्टिकल्स है, ठीक है, लाइट के जो पार्टिकल्स है ना इसका साइज है। ठीक है, और इनका साइज ज्यादा होता है लाइट के पार्टिकल से। तो लाइट का जो पार्टिकल्स है ना वो कोलाइड पार्टिकल्स, कौन से? कोलाइड पार्टिकल्स के अंदर घुस जाता है। अरे घुसकर, अरे सिंपल सी बात करो, तूने ट्यूबलाइट को जलती हुई देखा होगा। अब ट्यूबलाइट अपन को उजाला देती है, क्यों? क्योंकि ट्यूबलाइट के जो सतह के जो सरफेस एरिया के जो पार्टिकल्स है ना उनका साइज ट्यूबलाइट के अंदर जो प्रकाश बाहर निकल रहा है उनकी साइज की तुलना में ज्यादा है, तो लाइट बाहर पास हो रही, इसलिए ट्यूबलाइट तेरे को जलती हुई मतलब रोशन करती हुई दिखाई देती है। उसी को टिल्टन इफेक्ट बोलते हैं। तो कोलाइडी कणों का आकार जो प्रकाश के कणों के आकार से बड़ा होता है, इसलिए प्रकाश का कण क्या उसके अंदर से पास होता है और पास होकर उसको चमका देता है, इसलिए ये टिल्टन प्रभाव दिखाई देता है। थ्योरी में पढ़ लीजिए, जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो यह प्रकाश समकीली वर्ण रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। यह घटना टिल्टन प्रभाव कहलाती है। टिल्टन प्रभाव का कोलाइडी विलयन की सतह से परिकिरण के कारण होता है। प्रकाश का परिकिरण परिक्षेप प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। बाकी की बात करेंगे विद्युत कण की अपन कल। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है।